नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रतिनिधित्व एवं प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र आ चुका है और लोकतंत्र भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाएं हैं। केवल स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, यानी जो लोगों की भागीदारी होती है कानून बनाने में, कानून को लागू करवाने में, वो प्रत्यक्ष रूप से स्विट्जरलैंड में भागीदारी है। यदि जनता सीधे तौर पर भाग लेती है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और कानून निर्माण में यदि जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लेती है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे भारत जैसे देशों में, यूएसए, यूके, यहाँ पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। जैसे अपन ने अपने प्रतिनिधि को चुना एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में, और इनको अपने विधायिकाओं में भेजा, ये अपने प्रतिनिधि हैं। तो जनता ने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया बल्कि प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लिया है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ज़्यादातर देशों में प्रचलित है, इसलिए प्रतिनिधित्व का विशेष महत्व है। और प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से प्रतिनिधियों को भेजा जाए। जैसे अपने देश में अपन बात करें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इसके अलावा मत प्रणालियाँ कैसी होती हैं, जैसे सूची प्रणाली है कि किसी देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, एकल स्थानांतरणीय प्रणालियों को अपनाया गया है। तो जो प्रतिनिधित्व की प्रणालियां हैं उनका भी महत्व ज़्यादा हो जाता है कि कौन सी प्रणाली ज़्यादा बेहतर है। फिर एक दलीय यदि व्यवस्था है तो कौन सी प्रणाली बेहतर हो सकती है। द्विदलीय प्रणालियों में कौन सी प्रतिनिधित्व की प्रणाली होनी चाहिए। अगर बहुदलीय शासन व्यवस्था है तो बहुदलीय शासन व्यवस्था में किस तरीके की प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अपन अब बात करते हैं कि प्रतिनिधि के प्रकार। पहले इन समझाने बिट्स ने डिवाइड किया है 3 प्रकारों में। एक तो होता है प्रदत्त प्रतिनिधि, ये प्रदत्त है, प्रदत्त प्रतिनिधि, सूक्ष्मतर प्रतिनिधि, और तीसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधि। प्रदत्त प्रतिनिधि, इसमें प्रतिनिधि किसी बड़े नेता के समर्थन के रूप में कार्य करता है। सूक्ष्मतम प्रतिनिधि, इसमें नेता जनता के लिए कार्य करता है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधि, इसमें प्रतिनिधि पार्टी के नेता के रूप में कार्य करता है। ये प्रतिनिधि के प्रकार बताता है कौन, एच बिर्च या बिर्क भी लिखा हुआ आ जाता है। ये 3 प्रकार बताता है, प्रदत्त प्रतिनिधि, सूक्ष्मतर प्रतिनिधि और प्रतीकात्मक प्रतिनिधि। जॉन वॉल हक बिर्क के उपयुक्त तीनों प्रकारों को 3 नाम दे देता है। ट्रस्टी, देशज, सुविधापरक। देखिए, जो प्रदत्त प्रतिनिधि है इसको ट्रस्टी कहता है, सूक्ष्मतर प्रतिनिधि को वाल के देशज कहता है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधि को सुविधापरक कहता है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, एलपी वारदात डिवाइड करता है कि किस तरीके से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। तो 5 प्रकारों में डिवाइड करता है। एक तो जॉन लॉक ने जो उदारवाद दिया उसका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। क्रांतिकारी जो साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं उनमें प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। प्रतिक्रियावादी होप्स जैसे शासन व्यवस्थाएं हैं उनका प्रतिनिधि किस तरीके का होना चाहिए। यदि अभिजनवादी व्यवस्था है जहाँ पे एलिट क्लास के लोग ही आ रहे हैं सत्ता के अंदर, तो वहाँ पर किस तरीके की प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ होनी चाहिए। रूढ़िवादी, अनुदारवादी, और अनुदारवाद का जनक है एडमंड बर्ग, यानी जो रूढ़िवादी प्रथा परंपराओं को ज़्यादा महत्व देते हैं वहाँ पर किस तरीके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत बताता है, इनको डिटेल में देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। उदारवादी सिद्धांत, इसे जॉन लॉक ने प्रस्तुत किया। अपन जानते हैं कि उदारवाद का जनक है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधित्व का प्रमुख कार्य, जो प्रतिनिधि है उसका प्रमुख कार्य जनता के 3 प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करना है। क्रांतिकारी सिद्धांत रूसो प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार जनता को स्वयं प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। अपन जो बात करते हैं स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो रूसो की सामान्य इच्छा के ऊपर ही आधारित है। वहां पर प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, इसके अनुसार ये थॉमस होब्स प्रस्तुत करता है। इनके अनुसार प्रतिनिधि के 5 असीमित शक्तियां हैं। फिर आता है अभिजनवादी सिद्धांत। अभिजनवाद के बारे में आप जानते हैं कि अभिजनवादी एक तो लोकतंत्र के विरोधी हैं,
नव अभिजनवादी आते हैं, वो लोकतंत्र के समर्थक हैं, जिनमें सुम्पीटर साराटोरी जैसे विचारक आते हैं। अभिजनवादियों में इन लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में लोगों का शासन ये कहा जाता है, लेकिन वास्तव में शासन लोगों का नहीं होता है। वास्तव में शासन किसका होता है? कुछ ही वर्गों का होता है, और वो वर्ग होता है उच्च वर्ग, जिसको अभिजन कहते हैं। इन अभिजनों का ही शासन होता है हमेशा सत्ता में। तो इसके समर्थक हैं पेरेटो, मॉस्का, मिचेल्स, मिल्स, ये इसके समर्थक हैं। फिर आता है रूढ़िवादी सिद्धांत। रूढ़िवादी सिद्धांत के जनक हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एडमंड बर्ग के लेकर के आए। एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड जैसे विचारक अनुदारवाद को प्रस्तुत करते हैं। तो उदारवाद का जनक है एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड। अनुदारवाद का जनक है। और अनुदारवाद के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि इनके ऊपर क्या प्रभाव है, कि अनुदारवाद उदारवाद का विपरीत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। वो विपरीत इसलिए नहीं है कि अनुदारवाद ये नहीं कहता है कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुदारवाद ये कहता है कि परिवर्तन एकदम से नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। और एडमंड बर्ग ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ऐसी बातें माइकल ऑक्सफोर्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई भी सिद्धांत तब बनता है जब उसके आसपास का, उसके जीवन काल का वातावरण कैसा रहा है, जिस देश काल परिस्थिति में वो रहा है, वो परिस्थितियां उससे सिद्धांत का निर्माण करवाती हैं। एडमंड बर्ग का जीवन काल पूरी 18वीं सदी देखी है इसने। 18वीं सदी के पहले दशक में तो जन्म लेता है और अंतिम दशक में इसकी डेथ होती है। ऐसे माइकल ऑक्सफोर्ड ने 20वीं सदी देखी है, पूरी 20वीं सदी देखी है। 1990 के आसपास इसकी डेथ होती है, और 20वीं सदी का पहला दशक है उसमें इसका जन्म होता है। तो आप देखेंगे कि 18वीं सदी बहुत ही उथल पुथल की सदी थी। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चारों तरफ असंतोष ही असंतोष का काल था 18वीं सदी पूरे यूरोप में। और एडमंड बर्ग ने वो बहुत ही करीब से देखा। फ्रांस की क्रांति के ऊपर इसने बुक भी लिखी है, रिफ्लेक्शन ऑन फ्रांस रिवॉल्यूशन 1790 में ये बुक लिखी। इस बुक की आलोचना की थॉमस पेन ने। इस बुक की आलोचना की थी मैरी वोllस्टोनेक्रॉफ्ट ने, कि महिलाओं के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं गया, इसमें महिलाओं के लिए तो कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। ऐसे ही 20वीं सदी में आपको अनुदारवाद नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर, लेकिन अनुदारवाद सिद्धांत को आप तब समझ पाएंगे, रूढ़िवादी सिद्धांत को, जब आप अनुदारवाद की थीम को समझेंगे। तो एडमंड बर्ग ऐसी बातें करता है। फिर 20वीं सदी में तो एडमंड बर्ग क्या है कि बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, और वो एक सॉल्यूशन निकाल करके लाता है कि असंतोष का कारण है कि एकदम से बदलाव लाना चाहते हो आप। बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए, छोटे छोटे बदलावों को आप स्वीकार करो, फिर वो बड़ा बदलाव अपने आप हो जाता है। आप एकदम से व्यवस्था को बदलना चाहते हो, एकदम से आज मान लीजिए 91 में जो आज जैसे बाजार खोले गए हैं, वैसे भारत में भी एलपीजी के साथ में पूर्ण तरीके से बाजार खोल दिए जाते। सिंगल बाजार, मल्टी मार्केट, सिंगल मार्केट सारे एकदम से खोल दिए जाते एफडीआई के लिए, तो क्या वो सक्सेस हो पाते? क्या विरोध हो जाता उनका? तो हर चीज़ का विरोध होता है, परिवर्तन का विरोध होता है, एडमंड बर्ग का मानना है, इसलिए परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। फिर 20वीं सदी का काल माइकल ऑक्सफोर्ड ने देखा, और ये वो सदी है जब आप देखेंगे कि दो तो विश्व युद्ध हुए हैं, शीत युद्ध का वातावरण बना हुआ है, लाखों लोग हिरोशिमा नागासाकी में मारे जा चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है? शक्ति प्रदर्शन के कारण। इसलिए माइकल ऑक्सफोर्ड असंतोष व्यक्त करता है, और माइकल ऑक्सफोर्ड भी अनुदारवादी बन जाता है कि परिवर्तन को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो व्यवस्था में उथल पुथल मचा देता है। और पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद में उस माइकल ऑक्सफोर्ड ने वो शीत युद्ध का काल देखा, जिसमें हमेशा ये भय बना रहता था कि पता नहीं कब एक और विश्व युद्ध हो जाएगा दुनिया में। तो ऐसी परिस्थितियां थी। आपको रूढ़िवाद की थोड़ी सी थीम समझ में आई होगी, तो अपन आगे चलते हैं। रूढ़िवादी सिद्धांत के समर्थक हैं एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड। शायद आप इनके नाम भी नहीं भूलेंगे। इनके अनुसार रीति रिवाज और परंपराओं से संपन्न व्यक्ति का ही प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी प्रतिनिधि उसे बनाया जाना चाहिए जो रीति रिवाज और परंपराओं से संपन्न हो, इनको मानता हो। भौगोलिक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, ये क्या होता है? भौगोलिक प्रतिनिधित्व भारत में है। क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं अपन। 10 लाख की जनसंख्या पर साहब एक सीट होगी। फिर अपन ने उनके आधार वर्ष बना दिए। किसी इलेक्शन का 1971 है, किसी का 1991 है, कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का 1971 है, लोकसभा के चुनाव होंगे तो 1991 का आधार वर्ष बना दिया, यानी उस वर्ष की जनसंख्या को मानेंगे। एमएलए के चुनाव में, यानी विधानसभा चुनाव में 2001 को आधार वर्ष बना लिया, और सीटों का आवंटन कर दिया अपन ने।
तो ये भौगोलिक क्षेत्र, इसको कहा जाता है भौगोलिक प्रतिनिधित्व। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, जिसमें व्यवसायियों के लिए जो व्यापारी वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं, इन व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व हो विधायिका के अंदर, इसलिए इनकी सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, वो होता है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। तो भौगोलिक व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, भौगोलिक प्रतिनिधित्व को क्षेत्र के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जैसे भारत में MP MLA का प्रतिनिधित्व का चयन। भौगोलिक प्रतिनिधित्व का समर्थन लास्की और मील जैसे सिद्धांतकार करते हैं। व्यवसायिक कार्यात्मकता के आधार पर संसद में प्रतिनिधि भेजा जाते हैं। मैंने आपको बताया कि कार्यों के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर संसद में प्रतिनिधि भेजा जाते हैं। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? श्रेणी समाजवादी, एक वीडियो बनाया था मैंने समाजवाद का प्रकार, उसमें आप देख सकते हैं कि श्रेणी समाजवाद क्या होते हैं। ब्रिटेन में एक प्रणाली चलती थी, श्रेणी प्रणाली, गिल्ड। तो गिल्ड सिस्टम में क्या होता था, श्रेणी प्रणाली में क्या होता था कि जो व्यक्ति जो काम करेगा उनकी श्रेणियां बनाई जाती थी और इनमें नाम लिखा जाता था। जैसे टीचर की श्रेणी है, टीचर का काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ टीचर का ही काम करेगा या नाम लिखा जाएगा उसका। कोई लोहार है, लोहार का काम कर रहा है, उसका नाम लिखा जाएगा। इसमें एक व्यक्ति का लोहार का ही काम करेगा, ये सुनार का काम कभी नहीं करेगा। ये लोहार सुनार का काम नहीं कर सकता है, सुनार लोहार का काम नहीं कर सकता है। ये श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद के समर्थक हैं ऑरेंज, पेंटी, GDH कॉल। फांसीवाद, हिटलर और मुसोलिनी। आदर्शवादी विचारक हैं हिगल। ये लोग हैं जो कि समर्थन करते हैं भौगोलिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का। श्रेणी समाजवादी, फांसीवादी, आदर्शवादी, हिगल। प्रतिनिधित्व प्रणालियां अब 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार से प्रतिनिधित्व होता है। एक तो बहुमत प्रणाली, एक पूर्ण बहुमत प्रणाली और एक है आनुपातिक प्रणालियां। बहुमत प्रणालियां भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहले तीनों के नाम लिख लो आप एक ही जगह पर। सामान्य बहुमत, जनरल टिकट सिस्टम, इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं इस नाम से, तो आप याद रखिएगा। सामान्य बहुमत यानी जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, ज़्यादा वोट मिल गया, वो विजेता है। यानी इसमें एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र क्या मतलब है इसका? हर पार्टी अपने एक एक उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा करेगी। ये बीजेपी का कैंडिडेट, ये कांग्रेस का कैंडिडेट, ये बीजेपी का कैंडिडेट, ये कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का हो गया, इसको क्यों भूलेंगे अपन, नहीं भूलेंगे। आम आदमी पार्टी का हो गया, आपका हो गया। तो एक ही सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र होगा और जो सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा इसमें से वो विजेता हो जाएगा। अब चाहे वो 10% मत सर्वाधिक प्राप्त कर ले, ठीक है, ये बाकियों को मान लो 8% मिला है, तो भी आधे से ज़्यादा तो नहीं मिला ना। तो जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिला है उसे विजेता घोषित कर देते हैं अपन। यही सिस्टम है अपने। यह है सामान्य बहुमत प्रणाली। फिर है सीमित गत प्रणाली, ठीक है, बहुमत प्रणालियों में पढ़ रहे हैं अपन। लिमिटेड वोट सिस्टम। लिमिटेड वोट सिस्टम मैक्सिको में पाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं वो देखते हैं। पहला तो सामान्य बहुमत, दूसरा लिमिटेड वोट सिस्टम। ये प्रणाली मैक्सिको में पाई जाती है और इसकी विशेषता निम्नलिखित होता है। इसमें बहुसदस्यीय क्षेत्र होता है। पहली चीज, सामान्य बहुमत में एकल सदस्य क्षेत्र होता है, यानी हर पार्टी एक ही उम्मीदवार को चुनावों के लिए अपना एक ही उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये मान लो आप चुनाव लड़ने के लिए एक ही उम्मीदवार होगा। बहुसदस्यीय क्षेत्र का मतलब है कि एक दल बहुत से उम्मीदवारों को चुनाव के लड़ने के लिए खड़ा कर सकता है। इसमें प्रत्येक दल कुल रिक्तियों से एक कम संख्या पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। कुल रिक्तियों में से, जैसे मान लो राजस्थान में लोकसभा के चुनाव होने हैं, कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं लोकसभा की। तो एक दल 24 उम्मीदवारों को चुनाव के लिए खड़ा कर सकता है, एक कम, ठीक है, ये होता है इसमें। जैसे रिक्तियां 10 हैं, दल 9 ही है। प्रत्येक मतदाता उतने ही मत दे सकता है जितने दल उम्मीदवार खड़े करेगा। मतदाता कितने मत देगा? जितना दल उम्मीदवार खड़ा करेगा। सभी ने 24-24 खड़े किए हैं, यानी एक मतदाता 24 मत दे सकता है। अब 24 मत किसको देगा? वो अलग अलग उम्मीदवारों को भी दे सकता है, एक उम्मीदवार को भी दे सकता है। उसके पास में 24 मत है, ठीक है, ये सिस्टम चलता है इसमें। तो प्रत्येक मतदाता उतने ही मत दे सकता है जितने दल उम्मीदवार खड़ा करे। दल 9 उम्मीदवार खड़े कर सकता है, तो मतदाता वोट भी कितने देगा? 9। मतदाता अपने सभी वोट अलग अलग उम्मीदवारों को देता है। इसमें मतगणना दलीय आधार पर होती है।
जिस दल को अपनी सीटें जीत जाता है शेष एक सीट इसके नंबर पर आए व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो व्यक्ति आएगा उसको ये एक सीट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दलीय आधार पर मतगणना होती है। किस दल को ज्यादा वोट मिले हैं, उम्मीदवार को नहीं, दल को, तो दल की मतगणना होगी, वोट भी दल को ही जाता है। जिस दल को अपनी सीट जीत जाता है शेष एक सीट इसके नंबर पर आए व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो एक तो सामान्य बहुमत प्रणाली हो गई, और दूसरी अपन ने यहां पर देखी है लिमिटेड वोट सिस्टम। तीसरा है एकल असंक्रमण प्रणाली, अस्थानांतरणीय, नॉन ट्रांसफरेबल, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल सिस्टम। इंग्लिश में याद रखना आप, ना अस्थानांतरण भी लिखा हुआ आ सकता है। कई बार ये भी होता है कि एक ऑप्शन आता है अस्थानांतरण और दूसरे में बी ऑप्शन में आ जाएगा मान लो असंक्रमण प्रणाली, तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश में याद रखो नॉन ट्रांसफरेबल सिस्टम है, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल। ये सीमित प्रणाली के समान ही है। इसमें और सीमित प्रणाली में एक अंतर पाया जाता है। सीमित प्रणाली के समान ही है, एक अंतर है, कौन सा? सीमित मत प्रणाली में मतदाता उतने मत दे सकता है जितने दल उम्मीदवार खड़ा करे, जबकि इसमें मतदाता एक ही मत दे सकता है। यानी पूरा सिस्टम लिमिटेड वोट सिस्टम की तरह ही है। अंतर सिर्फ एक ही है कि वहां पर मान लो 24 उम्मीदवार थे, जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ था कि 10 सीटें थी, 9 उम्मीदवार थे, तो वोट कितने दे रहा था? 9। यहां पर वोट जाएगा 1। ये प्रणाली जो एकल असंक्रमण प्रणाली है ये पाई जाती है जापान में। तो ये मैचिंग करवाते हैं कि कहाँ कौन सी पाई जाती है। तो देखो आप, जो सबसे पहले अपन ने पढ़ी सामान्य बहुमत प्रणाली। सामान्य बहुमत प्रणाली कहाँ पाई जाती है? भारत में, इंडिया जैसे देशों में। दूसरी पढ़ी लिमिटेड वोट सिस्टम, और लिमिटेड वोट सिस्टम कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में। सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल सिस्टम जो भी पढ़ा अपन ने, ये पाया जाता है जापान में। ठीक है, दूसरा है वो सामान्य बहुमत प्रणाली के 3 प्रकार पढ़ लिए अपन ने। दूसरा है पूर्ण बहुमत प्रणाली। पूर्ण बहुमत प्रणाली की 2 अनिवार्य शर्त है। पूर्ण बहुमत प्रणाली कहाँ लागू होगी? पूर्ण बहुमत प्रणाली का मतलब यह हो गया कि वोट उम्मीदवार को आधे से ज्यादा प्राप्त करने होंगे। वापस समझ लेना, सामान्य बहुमत प्रणाली का मतलब है कि जिसे ज्यादा वोट प्राप्त हो गए वो ही विजेता है। अगर 1000 वोट हैं, एक एग्जाम्पल है, एक को प्राप्त हो गए 5, मान लीजिए 300 वोट प्राप्त हो गए, और बाकी के जो उम्मीदवार थे उन सबको मिलकर के 700 वोट प्राप्त हुए, लेकिन 300 के ऊपर कोई नहीं गया, तो विजेता वो हो गया जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए। ये तो है सामान्य बहुमत प्रणाली। पूर्ण बहुमत प्रणाली में विजेता उसे घोषित किया जाएगा जिसे 50% प्लस 1 मत प्राप्त होगा। अगर 1000 वोट हैं तो जिसके पास 501 मत आएंगे वो विजेता होगा। यह है पूर्ण बहुमत प्रणाली। 2 अनिवार्य शर्त हैं। एक तो इसमें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पाया जाता है। अभी अपन ने देखा कि वहां पर जो लिमिटेड वोट सिस्टम है उसमें ले लो, इन सब में कैसा सिस्टम पाया जा रहा था कि आधे से ज्यादा मत भी किसी को प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो भी काम हो गया। अब यहां पर और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था वहां पर, यहां पर एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है, यानी दल एक ही उम्मीदवार को चुनाव लड़वाएगा। आधे से ज्यादा मत प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अपूर्ण बहुमत प्रणाली 2 प्रकार की होती है, द्वितीय मत प्रणाली और वैकल्पिक मत प्रणाली। जबकि सामान्य बहुमत प्रणाली 3 प्रकार की थी, पूर्ण बहुमत प्रणाली 2 प्रकार की है, द्वितीय मत प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली। द्वितीय मत प्रणाली, द्वितीय मत प्रणाली के अंतर्गत पहले दौर के मतदान में अनेक उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि पहले दौर की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा मत प्राप्त नहीं होते हैं तो पहले 2 स्थानों पर आए उम्मीदवारों में दोबारा चुनाव करवाया जाता है। इसे रन ऑफ सिस्टम कहा जाता है। वापस समझना, पहले दौर के मतदान में अनेक उम्मीदवार होंगे और पहले दौर की मतगणना में यदि किसी भी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा मत प्राप्त नहीं होते हैं तो शुरू के जो 2 स्थान पर उम्मीदवार आए हैं उनमें वापस चुनाव करवाया जाएगा, और उनके चुनाव में किसी ना किसी को तो 2 ही लोग हैं, तो एक को तो आधे से ज्यादा प्राप्त होने हैं तो उसे विजेता घोषित करा दिया जाएगा। इसे रन ऑफ सिस्टम कहा जाता है। ये प्रणाली तब तक चलती रहती है, ये मतलब वोटिंग तब तक चलती रहती है जब तक किसी को भी आधे से ज्यादा मत प्राप्त नहीं हो जाता है।
ये प्रणाली कहाँ पर है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के चुनाव में और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखते हैं अपन वैकल्पिक मत प्रणाली। वैकल्पिक मत प्रणाली में क्या होता है? जैसा अपन शुरू में देखा था कि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए सब में, तो सब में एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा पूर्ण बहुमत प्रणाली में। मतदाता वरीयता के आधार पर मतदान करता है। सबसे पहले मतदाता के आधार पर मतगणना की जाती है। यदि किसी भी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में आधे से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं होते तो सबसे निचले स्थान पर आए उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है और उसे प्राप्त मत को द्वितीय के आधार पर अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। देखो वापिस, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है, मतदाता वरीयता देता है, 10 उम्मीदवार है मान लो, चुनाव में 10 पार्टियों ने 10 उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब 10 उम्मीदवारों को वोट दिया जाएगा, तो कैसे वोट देगा? वो वरीयता देगा कि मान लो अपन अपनी पार्टी ले लेते हैं, भारत में मान लेते हैं ये प्रणाली है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मेरी फेवरेट है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी फेवरेट मतलब वोट के हिसाब से नहीं, काम में ये एक्टिव रहता है हमेशा। अरविंद केजरीवाल शाम को टीवी पे ऐसे आता है न्यूज़ चैनल पर जैसे देश का प्रधानमंत्री, यही हो, बड़ा प्यारा लगता है मेरे को। तो आम आदमी पार्टी और सीपीआई ले लो, सीपीआईएम ले लो, बसपा ले लो, ये सब खड़े हो गए। अब इनको चॉइस दी जाएगी, ठीक है, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं अपन। कांग्रेस पहली चॉइस जो नहीं है, बीजेपी दूसरी चॉइस, आम आदमी पार्टी तीसरी चॉइस, सपा चॉइस नंबर 4। ऐसे मतदाता क्या करेगा? वरीयता देगा इनको। सबसे पहले मतदाता के आधार पर मतगणना की जाती है। अब इनकी मतगणना की जाएगी। अब किसी को भी आधे से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं है तो क्या होगा? ये जो सबसे अंत में मान लो इसका नंबर आया है तो इसको हटा दिया जाएगा। मान लो 3 नंबर वाले को हटा दिया और 3 नंबर ने जिसको इसके पहले चॉइस दी थी, इसका वोट स्थानांतरित हो गया किसको? 2 नंबर वाले को। तो इसने जो चॉइस दी थी अपने अगले वाले की, उसको ये वोट स्थानांतरित हो जाता है। ये होता है वैकल्पिक मत प्रणाली में, ठीक है। तो वोटों का एक प्रकार से इसमें संक्रमण हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ये नीचे से उम्मीदवार हटाने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी को भी 50% प्लस 1 मत प्राप्त नहीं हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। बताओ, भारत की प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में इसी को अपनाया जाता है, जो अपन पढ़ते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, वो वैकल्पिक मत प्रणाली का ही पार्ट है। आनुपातिक प्रणाली तीसरा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 मत हैं। एक तो इसमें बहुसदस्यीय प्रणाली भी हो सकती है और दूसरा है कि इसमें उम्मीदवार को जीतने के लिए निश्चित कोटा प्राप्त होना चाहिए। देखो, अपन ने एक तो पढ़ा सामान्य बहुमत प्रणाली, दूसरी पढ़ी पूर्ण बहुमत प्रणाली और तीसरी पढ़ रहे हैं आनुपातिक प्रणाली। आनुपातिक प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। इसमें उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और वही आधे से ज़्यादा मत प्राप्त करने होंगे। इसमें भी थोड़ा आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? वैध मतों की संख्या और रिक्तियों की संख्या प्लस 1, इसे माना जाएगा वैध मत। इस सूत्र को ड्रूप सूत्र कहते हैं। इसको थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसको हेयर सूत्र भी कहते हैं। तो हेयर प्रणाली जो आनुपातिक प्रणाली है ना, ये हेयर ने दी है और हेयर ने इसे ड्रूप सिस्टम कहा था। तो इसको ड्रूप फॉर्मूला, हेयर फॉर्मूला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कुछ भी कह दीजिए, एक ही नाम है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सबसे पहले व्यवहारिक प्रयोग आंद्रे डेनियार्क ने किया था। तो एक तो देने वाला व्यक्ति थॉमस हेयर और प्रयोग करने वाला व्यक्ति आंद्रे डेनियार्क। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो है संचयी, एकत्रीभूत, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। मतदाता उतने ही मत डाल सकते हैं जितने दल उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, लेकिन इसमें मतदाता सारे मत ही उम्मीदवार को दे सकते हैं, सारे मत उम्मीदवार को दे सकते हैं। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का ही प्रतिनिधित्व हो जाता है। ये प्रश्न आता है बहुत बार कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रणाली कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसमें ऑप्शन मिलता है। अब मान लीजिए आपके सामने 2 ऑप्शन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी लिखा गया है और संचयी एकत्रीभूत मत प्रणाली यानी क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम भी लिखा हुआ है। तो आंसर अपना ज्यादा क्लोज क्यूमुलेटिव जो वोटिंग सिस्टम है ये चला जाएगा, ठीक है। इसमें मतदाता उतने मत दे सकता है जितने दल उम्मीदवार खड़े करता है, ठीक है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको स्थानांतरण लिख लेना आप ना। इस संक्रमण बढ़िया नहीं लगता, ऐसे लगता है कोई वायरस जनित बीमारी हो गई हो, संक्रमण हो गया हो। इसमें मतदाता वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त नहीं होता है तो निचले स्थान पर अन्य उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। कोटे का मतलब कि आधे से ज़्यादा मत प्राप्त करने हैं, तो क्या करेंगे आधे से ज़्यादा मत प्राप्त करने के लिए कि जो नीचे के, अगर किसी को प्राप्त नहीं हुआ है पहली मतगणना में, तो जो नीचे के उम्मीदवार हैं उनके मतों को हटा दिया जाएगा और उन्हें किसको वरीयता दी है उस अगले व्यक्ति को वो मत स्थानांतरित हो जाते हैं। अब सूची प्रणाली। सूची प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों के स्थान पर दलों को मतदान करते हैं। सूची प्रणाली में दल को मतदान जाता है। इजराइल में और अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। अन्य निर्वाचन प्रणालियां कौन कौन सी हैं? कुछ एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसमें जिस आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार होता है उसी आरक्षित वर्ग का मतदान कर सकता है। देखो, एक तो होता है पृथक निर्वाचन पद्धति और एक है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि एक प्रणाली चल रही है अपने, एससी का कैंडिडेट है स्थानीय चुनाव में, एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं सीटें। कुछ राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्ग को या और अन्य समुदायों को भी आरक्षण दे रखा है स्थानीय निकायों के चुनाव में। तो मान लो ओबीसी को भी दे रखा है। अब होता क्या है कि मान लो एससी की सीट आई तो वोट तो सब देते हैं, एसटी वाला भी इस व्यक्ति को वोट देगा, ओबीसी का कैंडिडेट भी देगा, जनरल वाला है वो भी देगा। जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है कि यदि एससी की सीट आई है तो एससी का व्यक्ति ही वोट देगा, यदि एसटी की सीट आई है तो एसटी का व्यक्ति ही वोट देगा। ये मार्ले लेकर के आया था ये प्रावधान, और 1909 के अधिनियम में, जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई थी उसमें। संयुक्त आरक्षण निर्वाचन प्रणाली क्या है? इसके अंतर्गत उम्मीदवार तो एक विशेष वर्ग से आरक्षित होता है, लेकिन सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। जो वर्तमान में जो चल रही है अपने स्थानीय चुनाव में कि उम्मीदवार विशेष वर्ग का होता है, एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, सीट आ जाती है, लेकिन मतदान सभी व्यक्ति मिलकर के करते हैं। वर्तमान भारत में एससी एसटी का आरक्षण। तीसरा है अतिरिक्त सदस्य निर्वाचन प्रणाली। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत आधे सदस्य तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं और आधे सदस्य सामान्य बहुमत प्रणाली से चुने जाते हैं। ये जर्मनी में पाई जाती है। सामान्य बहुमत प्रणाली, द्वितीय मत प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली को छोड़कर उपरोक्त सभी निर्वाचन प्रणालियां आरक्षण का समर्थन करती हैं। सबसे अधिक आरक्षण का समर्थन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली करती है। इसलिए कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अभी एक फैक्ट दिए गए हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार सबसे पहले किस देश ने अपनाया? 1893 में न्यूजीलैंड ने अपनाया, 1901 में ऑस्ट्रेलिया ने, फिर 1917 में रूस ने, 1918 में जर्मनी, नीदरलैंड ने 1919 में सार्वभौमिक मत प्रणाली को, यूके ने 1928 में, श्रीलंका ने 1931 में, तुर्की ने 1934 में, फ्रांस ने 1944 में। तो ये फैक्ट दिया गया, आप देख लीजिए। जापान ने 1945 में, भारत जब आज़ाद हुआ था तभी से इसने, जब गणतंत्र लागू हुआ अपना 26 जनवरी 1950 तभी से अपना लिया था। अर्जेंटीना ने 1951 में, यूनान ने 1952 में, मलेशिया ने 1955 में, अमेरिका ने 1965 में सार्वभौमिक मत प्रणाली को अपनाया। नाइजीरिया 1971 में, दक्षिण अफ्रीका ने 1993, 1994 में। तो ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, मज़ेदार टॉपिक था, प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ। ठीक है, जो कि नेट के सिलेबस में तो डायरेक्ट दिया गया है और कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में इसको पूछा जा सकता है तुलनात्मक राजनीति की टॉपिक में, जहाँ पे गवर्नेंस में तुलनाएं करवाई गई हैं। पेपर फर्स्ट में जो 3rd यूनिट है वहाँ से ये टॉपिक कोरिलेट होता है। डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन वो पूछ सकता है और प्रश्न दे भी सकता है पेपर सेटर। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।